केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है ना आपने पहले कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी। आज खबरों की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सीएम ममता ने सीधे तौर पर धमकाते हुए कहा कि बंगाल को छूने की कोशिश की तो पूरे देश को हिला देंगी। ममता बनर्जी और विपक्ष के तमाम नेता एसआईआर के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का साफ कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया वोटर लिस्ट को फ्री एंड फेयर बनाने की है। फिर आखिर क्या वजह है कि विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है? क्या विपक्ष को आने वाले चुनाव में हार का डर अभी से सता रहा है? आपको रिपोर्ट में समझाते हैं कि आखिर क्यों गरमाई है बंगाल की सियासत एसआईआर को लेकर। बिहार चुनाव में करारी हार से बौखलाए विपक्षी खेमे में हलचल तेज है। चुनावी हार का आत्ममंथन करके कमियां दुरुस्त करने के बजाय विपक्ष एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव है। टीएमसी जानती है कि एसआईआर अभियान से बिहार की तरह लाखों बोगस वोटर्स के नाम कटेंगे, जिसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। इसलिए टीएमसी के नेता लगातार एसआईआर के खिलाफ भ्रम फैलाकर इसे गैर जरूरी बता रहे हैं। ममता बनर्जी का आज का शक्ति प्रदर्शन उसी फेक नैरेटिव का हिस्सा है। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা माथाয় রেখো। ममता बनर्जी का आरोप है कि घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर करने के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सकता है, उन्हें वोटिंग के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2005 में जब बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, तब ममता दीदी खुद बांग्लादेशी घुसपैठियों का संसद में खड़े होकर विरोध करती थी। तब की लेफ्ट सरकार पर घुसपैठियों के वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाती थी। पर सवाल ये है कि आखिर किस वजह से ममता सरकार एसआईआर से इतना चिढ़ रही है। गौरतलब है कि बंगाल में लाखों घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों से वोटर बन गए। ये घुसपैठिए टीएमसी का समर्थन करते हैं। अगर बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होती है तो लाखों बोगस वोटरों के नाम कटेंगे। माना जा रहा है कि टीएमसी के वोट बैंक पर भारी असर पड़ेगा। बोगस वोटर्स के नाम कटने से टीएमसी को हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि ममता पूरी पार्टी के साथ कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतर आई। बीजेपी इस गैर जरूरी प्रदर्शन पर चुटकी ले रही है। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर पूरे देश में भ्रम पैदा कर रही है। वो एसआईआर के खिलाफ हैं। बिहार में एसआईआर अच्छे से हो गया। जिन लोगों का देहांत हुआ उनका नाम कटा, जो लोग पलायन कर गए उनका नाम कटा, जिनके नाम 2 जगह थे उनका नाम कटा। तो ममता जी को इसमें सहयोग देना चाहिए।
चुनाव आयोग कई बार साफ कर चुका है कि एसआईआर का मकसद मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। एसआईआर से वोटर लिस्ट अपडेट होगी। इसमें 18 साल से ऊपर के नए वोटर्स जोड़े जाएंगे। जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं या उनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम हटाए जाएंगे। वोटर लिस्ट से बोगस वोटरों को हटाया जाएगा। इसका मकसद है कि कोई भी अयोग्य वोटर जिसके पास सरकारी दस्तावेज ही नहीं है, उसका नाम लिस्ट से हटाया जाए। बिहार चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि कैसे एसआईआर को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया गया था, लेकिन एसआईआर के खिलाफ पूरे राज्य से एक अपील तक दायर नहीं हुई। उसके बाद जो हुआ वो हम सब ने देखा। बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की और डंके की चोट पर अपनी सरकार बनाई। बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा राज्य है जहां एसआईआर के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव और उनके नेता लगातार एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी तक उन्होंने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। तेजस्वी, ममता, अखिलेश और कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट बताती है कि फर्जी वोटर्स उनका बड़ा वोट बैंक है और अगर हर विधानसभा सीट से बोगस वोटरों के नाम कट गए तो जीत का सपना ही टूट जाएगा और सियासी जमीन खिसक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या विपक्ष के नेता अभी से, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी, सभी बिहार में बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर अभी से आशंकित हो गए हैं, बंगाल चुनाव को लेकर, यूपी के चुनाव को लेकर, और अभी से उनकी ओर से इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी वजह से ममता बनर्जी पैदल मार्च करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। खैर, बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण को लेकर हिंदू और सनातनी समाज जहां गर्व से उत्साहित दिखाई दिया, तो वहीं विपक्षी दलों के नेता हताश और कुंठित होकर सनातन के इस उत्सव और पीएम मोदी पर अटैक करते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी ने इन विपक्षी नेताओं को करारा जवाब दिया। जहां एक ओर पूरा देश आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम का जश्न मना रहा था, तो वही विपक्ष इस पर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कैसे इस मौके को लेकर वार पलटवार का दौर चलता रहा हुआ और किस तरीके से पीएम मोदी ने हर नेता को करारा जवाब दिया, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। हरे ओम आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। आज का दिन हर राम भक्त के लिए यादगार रहेगा क्योंकि 500 साल पुराने संकल्प की सिद्धि हो गई है। राम मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर धर्म ध्वज लहराया गया। भगवा पताका देखकर दुनिया का हर सनातनी आनंदित है। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद सनातनियों को राम मंदिर मिला है। इस दिन के लिए राम भक्तों ने अपने जीवन का बलिदान किया। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी। यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। धर्म ध्वजा फहराने के बाद संबोधन के समय पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए करोड़ों राम भक्तों की आस्था अडिग थी, जो न रुकी और न ही कभी झुकी। साथियों, मैं संपूर्ण विश्व के
करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। देश भर के साधु संत यहाँ पहुँचे। विश्व भर के राम भक्त धर्म ध्वज फहराए जाने का नजारा देखने के लिए उत्सुक थे। सनातन के पुनर्जागरण के इस उत्सव को देखने के लिए हर कोई प्रसन्न रहा, लेकिन विपक्ष आस्था पर भी सवाल उठाने से बाज नहीं आया और वही जात पात का जहर घोलने का प्रयास किया, जिसके बल पर वो वोट की फसल काटता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। हो सकता है कि उनको बेचारों को इसलिए ना बुलाया गया हो कि वो दलित हैं, वरना प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सबसे पहला नहीं होता तो वहाँ के लोकल सांसद को जाना चाहिए था। हो सकता है कि ये सोच रही हो कि वो दलित व्यक्ति है, उसको ना ले के जाए साथ। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते। विपक्षी नेताओं के बयान से साफ है कि सनातन महाउत्सव पर खुशी नहीं है, क्योंकि तुष्टीकरण के लिए विरोध उनकी मजबूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे विपक्ष को इस समारोह के दौरान करारा जवाब दिया है। हाल ही में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के 2047 के विजन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर पीएम ने आज पूरे देश के सामने अखिलेश यादव को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। वो खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे बेमतलब की। अच्छा, किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक? हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। इससे पहले भी कांग्रेस राम के नाम पर राजनीति करती रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए कहा था कि भगवान राम पौराणिक हैं, भगवान राम काल्पनिक हैं और राम सेतु भी काल्पनिक है। लेकिन इसको लेकर भी पीएम मोदी ने गर्जना के साथ कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है, लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक ऐसी बात सामने आई है जिससे विपक्ष के होश भी उड़ गए और बौखलाहट भी बढ़ गई। कभी बाबरी मस्जिद के मामले में मुस्लिम पक्षधर रहे इकबाल अंसारी ने कार्यक्रम से पहले राम मंदिर में फहराए गए भव्य धर्म ध्वज पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया और खुद इस कार्यक्रम में वो मौजूद भी रहे। अयोध्या में सब धर्म के, सब जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। अयोध्या में साधु संत हैं, गिरस्थ हैं और अयोध्या की धरती ये शुद्ध मानी गई है। अयोध्या में मठ मंदिर और सारे धर्मों के जो है देवता यहाँ विराजमान है और सभी का सम्मान है। विपक्ष हर बार राम के नाम पर राजनीति करता रहा है। बीजेपी और पीएम मोदी से प्रतिद्वंदिता की भावना कब विपक्ष के लिए नफरत में बदल गई, ये खुद विपक्षी पार्टी भी नहीं समझ पाई है। नफरत में विपक्ष इतना अंधा हो गया कि वो आस्था का विरोध कर लाखों धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है
और इसी सियासी आग में वो अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर धर्मध्वजा महोत्सव से बौखलाए पाकिस्तान, यहाँ पे सब खबर सामने आ रही है, जहां पे पाकिस्तान विदेश मंत्री पर चिंता जताई है और पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। धर्मध्वजा महोत्सव से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ये बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है क्योंकि पाकिस्तान ने मस्जिद वाला राग अलापा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है और यहाँ पर पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद का राग अलापा है। जिस तरीके से आज अयोध्या में धर्मध्वजा को फहराया गया, इतना बड़ा उत्सव हुआ, पूरा देश आज उत्सव में डूबा हुआ है, तो पाकिस्तान को इससे मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। देर शाम होते होते पाकिस्तान की ओर से बाबरी मस्जिद वाला राग अलापा गया है। तो अयोध्या में भव्य मंदिर में जिस तरीके से आज बड़ा कार्यक्रम किया गया, उसके बाद जहां पूरा देश उत्सव मना रहा है, तो वही पाकिस्तान की बौखलाहट निकल करके सामने आ रही है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए कर्नाटक में एक बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस में बगावत की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धारमैया में आपसी कलह की बात सामने आ रही है। क्या कांग्रेस सरकार कार्यकाल पूरा होने से पहले ही टूट जाएगी? कांग्रेस के अंदर आपसी लड़ाई का ये पूरा मामला क्या है और क्यों विवाद रह के सामने आ रहा है और किस तरीके से कांग्रेस की ओर से इसे सुलझाने की तैयारी चल रही है? क्या सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या फिर नहीं? समझाते हैं आपको सब कुछ रिपोर्ट के जरिए। बिहार में मिली हार के झटके से कांग्रेस अभी तक उबर ही रही थी कि एक और सियासी संकट आ खड़ा हुआ है। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम को लेकर अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। सीएम बदलने की अटकलें तेज हैं। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक लगातार ताबड़तोड़ बैठकें जारी है। डीके शिव कुमार के समर्थक बगावत पर उतर आए हैं। दिल्ली कूच करके विधानसभा ने कांग्रेस लीडरशिप से मुलाकात की। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब सिद्धारमैया सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। दरअसल 2023 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन कांग्रेस डीके शिव कुमार को मनाने में सफल रही थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों में 2023 में रोटेशनल चीफ मिनिस्टर फॉर्मूले पर समझौता हुआ था। रोटेशनल फॉर्मूले के अनुसार पहले 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार को सीएम का पद मिलना था। सिद्धारमैया ने वरिष्ठता का हवाला देकर पहले 2.5 साल का कार्यकाल लिया था और 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार को कमान देने का वादा भी किया था। हालांकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। समय के साथ साथ सिद्धारमैया का रुख बदल गया। बार बार सिद्धारमैया ये ऐलान करते रहे कि कांग्रेस की ये सरकार 5 साल पूरे करेगी और वो ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद सिद्धारमैया के सुर भी बदले बदले दिख रहे हैं। 2 जुलाई 2025 को सिद्धारमैया ने ऐलान किया कि वो पूरे टर्म के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 5 जुलाई से 21 नवंबर तक इसी रुख का बचाव किया। 22 नवंबर को खड़गे के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि पावर शेयरिंग के मुद्दे पर हाईकमान फैसला करेगा। 24 नवंबर को और अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देश भर में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन की मांग तेज हो गई है। संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के खिलाफ ऐसी बयानबाजी की थी जिसके बाद बवाल बढ़ता ही गया। लेकिन क्या है पूरा मामला और क्या है संतोष वर्मा का विवादों का इतिहास, समझाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। आईएएस यानी वो अफसर जिन्हें देश के विकास की जिम्मेदारी दी जाती है। इन अफसरों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने और सरकारी नीतियों का पालन करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सोचिए, अगर वो अधिकारी ही देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात करे, देश की बहन बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करे, तो ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को इतने जिम्मेदारी वाले पदों पर होना चाहिए?
आजकल एक नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने आईएएस संतोष वर्मा ब्राह्मण बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। संतोष वर्मा की घिनौनी टिप्पणी से देश भर में गुस्सा और आक्रोश है। हिंदू संगठन के लोग संतोष वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। आईएएस संतोष वर्मा ने जो विवादित बयान ब्राह्मण लड़की को लेकर दिया है, ब्राह्मण समाज की लड़कियों को लेकर दिया है, इसके बाद देखिए पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, सभी यहाँ पर एकजुट हैं और मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इनका कहना है कि इस तरह के आईएएस जो हैं उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तमाम लोग हैं, ये लोग जो है यहाँ पर एमपी नगर थाने में धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर संतोष वर्मा की तस्वीर में चप्पल के साथ दर्शाई गई है, फरसा भी है, जय जय परशुराम के नारे लगा रहे हैं और ये ब्राह्मण समाज के तमाम लोग हैं। इनका यही कहना है कि जब तक इस आईएएस को बर्खास्त नहीं किया जाता, इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक इस तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज की लड़कियों को लेकर काफी भद्दा और विवादित बयान आईएएस संतोष वर्मा ने दिया है। संतोष वर्मा के बेशरम बोल से बवाल मचा है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। संतोष वर्मा लोगों का गुस्सा देखकर समझ चुके हैं कि आगे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में संतोष वर्मा ने माफी मांगना ही सही समझा। हालांकि उन्होंने अपने बयान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। आप अगर एक तरफ तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की पक्षता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जातिगत भेदभाव वाली भी बात करते हैं, तो हमारा ये कहना था कि यदि किसी आईएएस ऑफिसर के आईएएस बन जाने के कारण यदि आप उसके परिवार को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं तो फिर उसको सामाजिक बराबरी देना चाहिए। सामाजिक पिछड़ापन उसका ये मान रहे कि आप दूर हो गया है और सामाजिक पिछड़ापन दूर हो गया है तो फिर उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब संतोष वर्मा विवादों में घिरे हों। संतोष वर्मा पर पहले से कई आपत्तिजनक मामले दर्ज हैं। आईएएस संतोष वर्मा अपनी करतूतों की वजह से जेल की हवा भी काट कर आए हैं। संतोष वर्मा पर आईएएस पद पर प्रमोशन पाने के लिए जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप है। प्रमोशन के लिए उन्होंने जज के फर्जी साइन इस्तेमाल किए थे। इस मामले में संतोष वर्मा को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। 2016 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई। महिला ने संतोष वर्मा पर शादीशुदा होते हुए शादी का झांसा देने का आरोप लगाया था। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने संतोष वर्मा की जातिवादी मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हिंदू समाज की एकता को भंग करना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित है। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी। प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो समाज की बेहतरी के लिए काम करे, लेकिन संतोष वर्मा जैसे प्रशासनिक अधिकारी अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो ये इस पद की गरिमा पर एक गंभीर चोट है। अब सवाल ये है कि एमपी सरकार ऐसे जातिवादी अफसरों के खिलाफ एक्शन कब लेगी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आखिर ऐसे अफसरों की छुट्टी कब करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि आईएएस संतोष वर्मा सबके सामने आए, उनकी ओर से बाकायदे माफी मांगी गई, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनके इस बयान को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसी वजह से उनकी ओर से बार बार माफी मांगते हुए यहां पर बैकफुट पर आने की खबर निकल के सामने आ रही है। यार ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।